हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल स्टडी करनी है। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, ठीक है, शीत युद्ध क्या था, उस और किन के बीच हुआ था, सुपर पावर्स थी, ठीक है, मतलब दो जो शक्तियाँ थी, महाशक्तियाँ थी, वो कौन कौन सी थी, ठीक है, दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। ठीक है, ये सारी डिटेल्स, क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ेंगे, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो दो कार्टून दिए गए हैं, तो इस फ्लैग से आप समझ रहे होंगे कि हाँ, ये रूस का है। ठीक है, रूस जो आरंभिक है, रूस कहा जाता है, पहले इसे सोवियत गणराज्य कहा जाता था। ठीक है, आज कमान रूस के हाथों में है, तो उसका फ्लैग है, और ऊपर यानी ये, ठीक है, ये किसका है, यूएसए का। ये दोनों ही विक्ट्री को शो कर रहा है। विक्ट्री का मतलब जीत। सोवियत संघ की अगर हम बात करें, तो सोवियत संघ जो था वो किसको सपोर्ट करता था, सोवियत संघ सपोर्ट करता था समाजवादी व्यवस्था को। और अगर हम बात करें यूएसए की, यानी कि अमेरिका किसको सपोर्ट करता था, अमेरिका सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी को। ठीक है, ये दो लोग, मतलब दो विचारधाराओं का कॉन्फ्लिक्ट था शीत युद्ध। ठीक है, इन दो विचारधारा की लड़ाई ही शीत युद्ध कहलाई। अगर हम बात करें शीत युद्ध का वास्तविक अर्थ क्या है, तो अंग्रेजी में शीत युद्ध को कोल्ड वॉर बोलते हैं। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि ठंडा युद्ध, है ना, ठंडा युद्ध मतलब तासीर, ऐसा युद्ध जिसकी तासीर ठंडी रहे। ठीक है, मतलब वास्तविक युद्ध ना होकर एक भय और तनाव का माहौल बना रहना ही शीत युद्ध कहलाया। मतलब एक्चुअल वॉर नहीं हुआ, वो रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ, यानी कि हॉट वॉर नहीं हुआ। ठीक है, खून खराबा नहीं हुआ, बट टेंशन्स बरकरार रहे। ठीक है, एक तनाव की स्थिति, भय और तनाव की स्थिति ही शीत युद्ध कहलाई। तो ये कार्टून जो है, इसकी डिटेल यहाँ दी गई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अपनी विक्ट्री को वो शो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, दो महाशक्तियाँ, ठीक है, और बाकी क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध, इनके विषय में भारत की भूमिका क्या रही वो भी आप देखेंगे, और बाकी देश जो हैं उनका क्या माहौल रहा इसमें शामिल होने के लिए, इस माहौल में सरगर्मी मतलब के बीच। ठीक है, ये जो गर्मा गर्मी थी। क्यूबा मिसाइल संकट की बात हम करें, क्यूबा मिसाइल संकट जो कि शीत युद्ध का चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध का अखाड़ा किसे कहा जाता है, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। शीत युद्ध का अखाड़ा यूरोप को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी आप पहले ये समझिए कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा में एक छोटा सा द्वीपीय देश था जिसका जुड़ाव सोवियत संघ के साथ था, लेकिन अगर हम भौगोलिक स्थिति से देखें तो ये अमेरिका से सटा हुआ द्वीपीय देश था, छोटा सा द्वीपीय देश। ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हैं इस नक्शे में, ठीक है, तो वो हुआ क्या, क्यूबा मिसाइल संकट, इस दौरान क्या चीज़ें थी, क्या टेंशन्स रहीं, वो आप देखेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण ये है कि आपको तीनों जगह, क्यूबा, अमेरिका और सोवियत संघ, इन तीनों जगह के नेताओं के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय में जॉन एफ कैनेडी थे। अगर हम बात करें सोवियत संघ की, दूसरी महाशक्ति, देखिए पहली महाशक्ति अमेरिका थी, दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ। अगर हम बात करें सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव। और यदि हम बात करें क्यूबा की, जो कि एक स्मॉल आइलैंड था, छोटा सा द्वीपीय देश, उसका नेता, उनके नेता कौन थे, तो फिडेल कास्ट्रो। पहले तो ये तीनों चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, उसके बाद आप इनको आपस में रिलेट करके देखेंगे क्या चीज़ें किस हिसाब से रहीं। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो क्या रहा। ठीक है, क्या क्यूबा मिसाइल संकट क्यों कहलाया शीत युद्ध का चरम बिंदु। देखिए टेंशन्स यहीं पे तेजी से बढ़ी, इसलिए इसको चरम बिंदु कहा गया। हाई पॉइंट पे था ये समय, हाई पॉइंट पे चल रही थी यहाँ पे चीज़ें, एक बहुत ही ज़्यादा एक गर्मी की
सरगर्मी की बहस थी यहाँ जो छिड़ी हुई थी इनके बीच, एक विचारधारा की लड़ाई। ठीक है, तो हुआ क्या कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिसकी भनक 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चली। जब 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ ने हमारे ऊपर, यानी क्यूबा, हमारे द्वीपीय देश, हमारे ऊपर नहीं, हमारे पास के द्वीपीय देश पर अपने मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने भी आगे मिसाइल्स बढ़ाई। ठीक है, अब लगा था कि युद्ध हो जाएगा। ठीक है, बट उन्होंने जानते थे दोनों ही कि हम दोनों ही महाशक्ति हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं। अगर वॉर हुआ तो दोनों को ही लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 टू 1918 हुआ, जिसमें व्यापक मात्रा में जनहानि धनहानि हुई। आपको पता ही है कि वॉर्स जब भी होते हैं, यानी युद्ध जब भी होते हैं, तो उसमें कितनी भारी संख्या में तबाही होती है। उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसको रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बाद कोई वॉर ना हो, ठीक है, उसका गठन किया गया। लेकिन उसके रहते सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। देखिए जब मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो कि चैप्टर 6 है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए, ठीक है, जुड़े रहिए। तो हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट थी, द्वितीय विश्व युद्ध की डेट 1939 टू 1945। ठीक है, तो उसमें जो पार्ट्स थे 2 भागों में बढ़ चुके थे वर्ल्ड में, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। एक तरफ जो मित्र राष्ट्र थे, जिनके अंदर जो तब्दील किया जाता है, कौन सी कंट्रीज थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये कंट्रीज थी। और यदि हम बात करें धुरी राष्ट्रों की, तो उसमें जर्मनी, जापान और इटली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें उठानी पड़ रही हैं, अगर वॉर होता है तो कितने ज़्यादा तबाही मचती है, तो ये युद्ध की स्थिति में नहीं आना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। अमेरिका युद्ध नहीं चाहता था, जिसके कारण कैनेडी ने बोला कि जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि हम युद्ध नहीं चाहते, आप मिसाइल्स पैक कर लीजिए। मतलब दोनों ही नहीं, एक आपस में एक, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब हुआ क्या कि ये वॉर जो होना था, ठीक है, वो वापस बैक, मिसाइल्स और जंगी बेड़े वापस बैक दोनों ने कर ली। ठीक है, लगा कि वॉर होगा, बट हुआ नहीं। इसी रीज़न से ये स्थिति कहलाई शीत युद्ध का चरम बिंदु। मतलब एकदम हाई पॉइंट, जब लगे कि होने वाला है बट ना हो, ठीक है, टल जाए, वो स्थिति भी शीत युद्ध। यही सारी चीज़ें यहाँ डिटेल दी गई हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे। देखिए, दोनों ने ही युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने फिर से चैन की सांस ली। यहाँ मेंशन है, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरम बिंदु, ये भी मेंशन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। संघर्ष, तनाव की स्थिति, प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन, हथियारों की होड़, ठीक है, ये चीज़ें ही हुई। रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब है शीत युद्ध क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, एक तनाव की स्थिति, ठीक है, वास्तविक युद्ध ना हो बट भय और तनाव का माहौल बना रहे, वहीं शीत युद्ध कहलाया। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है अगस्त 1945, ठीक है। जापान में हुआ, 2 शहर थे जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर। यहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय, जैसे समाप्ति होने वाली है, ठीक है, उस समय अभी जापान सरेंडर करने ही वाला था। जैसे मैंने आपको अभी मेंशन किया कि भाई मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र 2 भागों में बटी हुई थी दुनिया, ठीक है। तो अभी जापान सरेंडर कर ही देता, बट अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर अटैक कर दिया, परमाणु बम गिराने का फैसला किया, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेंशन है, जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ठीक है। बम गिराना गैर ज़रूरी था, आलोचकों ने बोला, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने बम गिरा दिया। तो कौन कौन से बम थे, उनके कोड नेम्स क्या थे, वो आगे देखेंगे। यहाँ सारी डिटेल्स मेंशन है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए कितना लॉस होता है जब कहीं भी वॉर होता है, बॉम्ब ड्रॉप्स किए जाते हैं, टोटल लॉस, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब जैसे कि अभी भी जो यूक्रेन, रशिया, ठीक है, और यूएसए, नाटो, इन सारी चीज़ों को लेकर जो आप तनाव की स्थिति देख रहे हैं वर्ल्ड में, कहने को कहा जाता है कि भाई लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा, बट होता नहीं है ना, अभी तो नहीं हो रहा ना। तो यही मान लीजिए कि भाई एक शीत युद्ध की स्थिति, मतलब कोल्ड वॉर, लगे कि हो बट ना हो, ठीक है, स्थिति वहीं रुक जाए, टल जाए, रोक और संतुलन, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, अपरोध, रोक और संतुलन, ठीक है। इससे पहले आप ये जान लीजिए इसकी डिटेल क्या थी। जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब ड्रॉप किए गए वो 6 अगस्त और 9 अगस्त को करे गए, ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। जो 6 अगस्त को किया गया था बॉम्ब ड्रॉप, जो कि हिरोशिमा पर किया गया था, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। उनके गुप्त नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। तो उनके वजह से उनकी किलोटन क्षमता देखेंगे 15 से 21, ठीक है। परमाणु बम आपको पता ही है कितना टोटल लॉस करते हैं उस जगह पे, उनकी रेडिएशंस कितनी होती है, उसका खामियाजा आज तक वो जापान उठा रहा है, ठीक है। और उसी रीज़न से जापान ने क्या कर लिया, अपना शांति संविधान बना लिया कि अब वो वॉर में पार्टिसिपेट, किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। अब मैं आपको बताने वाली थी रोक और संतुलन, जो कि अब टॉपिक आ गया आपका अपरोध, रोक और संतुलन। देखिए वो स्थिति है कि जब लगे, मतलब कि दोनों ही गुट थे, मतलब दो ब्लॉक्स दोनों ही जानते थे कि भाई अगर हम युद्ध करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है अपनी पावर्स दोनों को एक दूसरे की, तो दोनों को नुकसान होगा, तो दोनों ही पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए इसी चीज़ को, इसलिए उन्होंने रोक लगा दी वहीं कि भाई युद्ध करेंगे तो दोनों को ही खामियाजा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने वही संतुलन बना लिया, रोक और संतुलन की स्थिति ही अपरोध कहलाई, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जो हुआ वही 2 सुपर पावर्स ब्लॉक्स अमेरिका, ठीक है, और यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। देखिए अब अगर कोई भी सुपर पावर है अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई सैन्य गठबंधन तो बनाएगी, ठीक है। तो वो जो सैन्य गठबंधन था वो किन किन का था। देखिए अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। 12 देश का मतलब ये कि भी अगर एक भी, इनका मोटिव ये था कि अगर एक पर भी हमला होता है, उन 12 सदस्य देशों में से एक पर भी हमला होता है, तो सब उस पर, सब मानेंगे कि हाँ उन पे हमला हुआ है और सब उसका क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट उसका जवाब देंगे, ठीक है। वही था नाटो। नाटो किसका था, तो अमेरिका का, ठीक है। नाटो किसका सैन्य संगठन था, अमेरिका का। जैसे कि अभी भी यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, तो किस हिसाब से जो आपका रशिया है वो नहीं चाहता है, वो उस पर अटैक कर रहा है कि भाई वो उसमें शामिल हो, ठीक है। आज के टाइम में सदस्य संख्या अगर हम नाटो की बात करें तो लगभग 30 हो गई हैं, ठीक है। नाटो सदस्य, ये मैप में जो मेंशन्ड है ये नाटो सदस्य हैं, येलो वाले। रेड की बात करें तो ये वार्सा पैक्ट के सदस्य हैं, जो कि सोवियत संघ का, और अन्य कम्युनिस्ट देश हैं जो कि ग्रीन से मार्क्ड है। एंड अन्य देशों की बात करें, बाकी ये जो अन्य देश हैं ये वाले मार्क्ड है आपके ये कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया का मैप, जैसे आपको देखने में प्रतीत हो रहा है। पहली दुनिया येलो वाली, ठीक है, दूसरी दुनिया रेड वाली और तीसरी दुनिया ग्रीन वाली। अब आप पूछेंगे कि भाई येलो वाली, ग्रीन वाली, रेड वाली, इसका मतलब क्या है, मतलब कौन सी दुनिया है ना, ये दुनिया तो एक ही है ना। अब देखिए ये है क्या, ये मैप ये बता रहा है कि पहली दुनिया के देश वो देश थे जो कि अमेरिका का साथ देते थे, उनको पहली दुनिया कहा गया। जो अमेरिका में शामिल थे अमेरिका के साथ थे, ठीक है, उनका हाथ अपने प्रोटेक्शन के लिए थामा था, क्योंकि दो सुपर पावर्स अगर एमर्ज हुई हैं तो अपना प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं छोटे देश चाहेंगे ही चाहेंगे, ठीक है। महाशक्तियों की जो होड़ चल रही थी अपने प्रोटेक्शन के लिए वो इनकी शरण लेंगे, तो उन्हीं को कहा गया पहली दुनिया। दूसरी दुनिया वाले हैं जो कि यूएसएसआर में थे, और तीसरी दुनिया वो है जो कि अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट वाले कंट्रीज, नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए उससे पहले आप ये जान लीजिए, नाटो तो मैंने बता दिया,
ठीक है। वार्सा संधि देखेंगे, वार्सा संधि जो है सोवियत संघ ने की थी, इसकी स्थापना 1955 में, ठीक है। ये वही कि नाटो में जो भी देश शामिल हैं यूरोप में, उनका मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। उसके कंपटीशन में ये वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी, ठीक है, सैनिक संगठन। सिएटो और सेंटो की बात करेंगे तो ये भी आपके अमेरिका के थे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अमेरिका गठबंधन का तरीका अपनाया गया, ठीक है, इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे आप, अच्छा हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि भाई छोटे देश जो थे वो कहाँ गए, ठीक है। देखिए अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वो नहीं चाहेंगी कि भाई वापस हम किसी का गुलाम बने या हमें वापस लॉस का सामना झेलना पड़े, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके रिजल्ट में एक तो सबसे पहले नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, ये हुआ। 1961 में सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन कहा जाता है जिसको, वहाँ पे नाम के लिए पहली बैठक हुई थी, ठीक है, पहला सम्मेलन था नाम का, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। उस दौरान उसमें मेंशन किया गया, नाम के अंदर नाम का मेन मोटिव था कि भाई जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है वो उनको एक नया ऑप्शन मिले, वो इनमें शामिल नहीं होना चाहती थी, दोनों सुपर पावर्स की किसी होड़ में नहीं आना चाहती थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने नाम में शामिल होना ही बेहतर समझा, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो गुटनिरपेक्ष रहना चाहते थे, गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया था नाम ने उनको। फिर आता है ये जो अभी मैं आपको बता रही थी छोटे देश बाकी जो थे उनका क्या हुआ, तो कुछ देश ऐसे भी थे, जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया कि भी यूरोप को शीत युद्ध का अखाड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में ही डिवीजन हुआ था सबसे पहले, और देशों ने, अब छोटे देशों ने अमेरिका और सोवियत संघ में से एक एक का हाथ थामना शुरू किया था अपने प्रोटेक्शन के लिए। उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ वो यहाँ मेंशन किया गया है, भाई छोटे देश क्यों, क्या कारण थे या क्या लाभ हुआ जो उसमें शामिल हुए। एक तो महाशक्तियाँ जो हैं उनको भी लाभ होगा, ठीक है, और वही रीजन यहाँ बताई गई महाशक्तियों को, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा छोटे देशों को, बदले में महाशक्तियों को संसाधन मिलेंगे उनसे, जैसे कि तेल, खनिज, भूक्षेत्र मिलेगा ताकि स्पाई कर सकें, मतलब उनकी पता कर सके, खुफिया नज़र रख सके उनके ऊपर, सैनिक ठिकाने, ठीक है, सैनिक ठिकाने बना सकें और ताकि वो जासूसी कर सकें, ठीक है। आर्थिक मदद, जिसमें वो जो भी रिसोर्सेज है वहाँ के वो यूज़ कर सके महाशक्तियाँ, ठीक है। ये इस कारण से महाशक्तियों के लिए भी बहुत ज़रूरी थे, और महाशक्तियाँ भी अपने अंदर इनको शामिल करना चाहती थी, और ये भी उनमें शामिल होना चाहते थे ताकि वो अपने आप को सेफली प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इनके पास तो इतना इकोनॉमी पावर स्ट्रांग नहीं है इनका कि ये अकेले अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसी थी, जो टेंशन भरा माहौल था, एक तनाव की स्थिति, तो इसमें क्या करते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, उन्होंने इनका हाथ थामना ही बेहतर समझा। लेकिन जैसे कि भारत है, यूगोस्लाविया है, ठीक है, घाना है, मिस्र है, इन देशों ने क्या किया, जो गुटनिरपेक्ष जो नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट, उसमें भागीदारी की, ठीक है, उसमें सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और उसका हाथ थामना बेहतर समझा अपने विकास के लिए, स्वतंत्र रूप से रहकर विकास करने के लिए। शीत युद्ध के दायरे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रीड आउट कर लीजिएगा। टाइमलाइन की बात करें तो ये टाइमलाइंस है, ठीक है, कब क्या हुआ। तो यहाँ वही मेंशन किया गया कि भाई इंडिया नहीं चाहता था, और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की गई है। मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। जब कभी भी कंट्रीज़ के बीच वॉर्स होते हैं तो कौन मध्यस्थता करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चली जाती है सारी चीज़ें। जैसे कि अगर हम देश के अंदर की बात करें, जैसे एक राज्य की या किसी के राज्यों के, दोनों राज्यों के बीच की बात करें, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट्स में लोगों का विवाद हाई कोर्ट्स में सॉल्व होता है। लेकिन अगर देश की बात करें, देश का, कंट्रीज़ का विवाद कहाँ सॉल्व होगा, तो वो कहाँ जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसकी भी एजेंसीज हैं बहुत सारी, उसके भी अंग हैं, वो सब मैं आपको डिटेल बताऊंगी जब हम चैप्टर 6 करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। ये कार्टून है, यहाँ से आते हैं गुटनिरपेक्ष संस्थापक, ठीक है, जोसेफ ब्रस टीटो, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रस टीटो, ठीक है।
ध्रुवीयता को चुनौती दी थी गुट निरपेक्षता ने। इससे पहले देखिए अस्त्र नियंत्रण के लिए, हथियारों की होड़ पर रोक लगाने के लिए, संतुलन लाने के लिए, ठीक है, कि भाई वॉर ना हो, काफ़ी सारी संधियाँ की थी, ठीक है, जिसमें से संधियाँ हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। देखिए CTBT जो था कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, उस पर इंडिया हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है, ऐसे संधियाँ थी, वो भेदभावपूर्ण मानता था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, द्विध्रुवीयता को चुनौती देता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष जो कि नए स्वतंत्र देश थे, उनको तीसरा विकल्प देता है, ठीक है, जिससे वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकते हैं। वो सभी लोग शामिल हुए, देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया, और इंडोनेशिया के सुकर्णो, वामे नक्रुमा, घाना से, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया है। 5 नेता सबसे पहले शामिल हुए, 61 बेलग्रेड जो कि मैंने आपको मेंशन किया। 1955 इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है इसमें, 55 में बांडुंग शिखर सम्मेलन हुआ था 1955 में, वहाँ नींव रखी गई थी। मैं आपको इसलिए रिलेट कर रही हूँ, ये प्रथम सम्मेलन हुआ था और यहाँ नींव पड़ी थी 55 में, कहाँ, बांडुंग में। ठीक है, बांडुंग में नींव पड़ी थी। 5 देशों के बीच सहयोग, देखिए इनका मेन मोटिव क्या था गुट निरपेक्षता का, कि 5 देशों के बीच सहयोग की स्थिति रहेगी। शीत युद्ध का जो भी प्रसार है, इसके बढ़ते हुए दायरे थे, उनसे अलग रखना, ठीक है, ये चीज़ें थी इनके साथ। इसमें कितने लोग शामिल हुए, 25। देखिए पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है तो 25 सदस्य देश थे, ठीक है। समय गुजरने के साथ उसमें आंदोलन की संख्या, इसमें सदस्य संख्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन की संख्या बढ़ती चली गई। 19वां अजरबैजान में हुआ, 18वां सम्मेलन 120 सदस्य थे, 17 पर्यवेक्षक देश थे जो इसको देख रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप बढ़ता चला गया, लेता चला गया, वैसे वैसे इसमें लोग जुड़ते चले गए, शामिल होते चले गए, ठीक है। नई चीज़ आती है, उसके साथ फिर लगती है अच्छी, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं तो लोग उसे फॉलो करते हैं, वैसा ही यहाँ हुआ। अब यहाँ पे टॉपिक आता है भाई, पृथकतावाद क्या है, तटस्थतावाद क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, क्या पृथकतावाद और तटस्थता ये सब क्या अलग हैं या एक हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पृथकतावाद तो पृथक होना आता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना अपने आप को। 1787 में अमेरिका स्वतंत्रता की लड़ाई हुई और अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रख लिया था, तो वो पृथकतावाद की नीति हुई। लेकिन अब अगर हम गुट निरपेक्षता की बात करेंगे, गुट निरपेक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। इसका धर्म निभाना भी नहीं। तटस्थता और तटस्थता की बात करेंगे तो तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल नहीं होना पूरी तरह से, ठीक है। हाँ, गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक सिद्धांत है, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, ठीक है। एकता और महाशक्तियों के अपने अपने खेमे में शामिल करने का पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे खेमे में शामिल नहीं होने से उनके संकल्प में गुट निरपेक्षता आता है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्यों आई, तो जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनको अब क्या करना है भाई, उनको विकास करना है। विकास करने के लिए उनको क्या चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उनको एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा इतना नहीं है ना इतने रिसोर्सेज हैं, तो उनको चाहिए सपोर्ट। उसके लिए उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, टूवर्ड्स ऑफ न्यू पॉलिसी फर्दर डेवलपमेंट, शीर्षक के रूप में एक रिपोर्ट पेश की गई, ठीक है। उसमें क्या दिया गया, उसमें ये दिया गया कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनको अपने जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका कोई टॉर्चर ना करे, उन पर उनका नियंत्रण हो, कंट्रोल होगा, कि जो पश्चिम उनका दोहन करता है वो ना करे, ठीक है, ना कर सके, क्योंकि वो भी, उनको भी विकास करना है तो वो भी उसका फ़ायदा उठाएं जो कि उनके खुद के रिसोर्सेज है। ये तो नाम के संस्थापक दिए गए हैं बाकी, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी मेंशन किया था। और दूसरी चीज़, अल्प विकसित देशों की जो पहुँच है वो पश्चिम देशों के बाज़ार तक भी होगी, ताकि वो अपना सामान वहाँ भी बेच सके, तभी तो भाई डेवलप जल्दी करेंगे, ठीक है। और व्यापार फ़ायदेमंद भी रहेगा गरीब देशों के लिए। और जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रौद्योगिकी है वहाँ से मंगाई जा रही है, उसकी लागत कम होनी चाहिए, ठीक है। और आर्थिक संस्थान जैसे कि IMF है, WB है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संस्थान है, जो UNO है, ठीक है, उनके संस्थान, वहाँ पे पहुँच, ठीक है, उसमें भूमिका। तो ये वामे नक्रुमा दिए गए हैं यहाँ, ठीक है, उसको लेकर
भारत और शीत युद्ध में आपका क्या क्या चीज़ मेंशन है? तो भारत और शीत युद्ध में कहा जाता है कि भाई भारत ने उस टाइम में क्या किया, तो नाम के ऊपर है कि भाई भारत कहता तो है। देखिए इसकी आलोचना भी की गई है, आलोचक कहते थे कि भाई वो तो बस कहने के लिए है गुटनिरपेक्ष, कहीं ना कहीं भारत क्या करता है, कहीं ना कहीं वो पक्ष लेता था, किसका? सोवियत संघ का। ठीक है, ये भी बोलना था लोगों का, आलोचकों का। ठीक है, और कई लोगों ने बोला कि भाई ये सिद्धांत विहीन नीति है, वो तो बस बोलने के लिए ही अलग है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो उसको सोवियत संघ के खेमे में शामिल ही होना माना था, लोगों ने माना नहीं कि वो गुटनिरपेक्ष है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। इसके बाद ये ट्रीटीज़ हैं। ठीक है, ये सारी ट्रीटीज़ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूर से देख लीजिएगा इसको। NCERT क्वेश्चंस तो छोड़िएगा नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ।